हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही छोटे से टॉपिक के बारे में। ये ऐसा टॉपिक है, टॉपिक तो बहुत छोटा सा है, बट हर साल इससे आराम से 1 से 2 क्वेश्चन तो कंफर्म ही आते आते हैं। लास्ट ईयर जीपैट 2025 में भी इससे कितने 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, और इस बार भी चांस है कि 1 से 2 क्वेश्चन तो कंफर्म आना ही आना है। तो इसीलिए मैं इस पर एक सेपरेट छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आप लोग को चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो मेरा थोड़ा सा इस टाइम पे गला खराब हो रखा है ज़्यादा लेक्चर्स एंड क्लासेस की वजह से, तो वॉइस अगर थोड़ा सा इशू हो तो आप एडजस्ट कर लेना, बट हम लोग कंटिन्यू करेंगे बिकॉज अभी हमारे पास टाइम नहीं है ना। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बारे में थोड़ा सा बेसिक बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम सीधे रूल्स और उस पर आ जाएंगे। देखो, सबसे पहले ये एक्ट पास कब हुआ था? ये एक्ट हमारा पास हुआ था 10 अप्रैल। कब ये एक्ट पास हुआ था? 10 अप्रैल 1940 को। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो हमारा पास हुआ था 10 अप्रैल 1940 को, और इसको अमेंड किया गया था वापस से 1955 में इंडियन पार्लियामेंट में। मतलब इसका जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था हमारा 1955 में। और इसके जो रूल्स आए थे, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट तो है बट इसके रूल्स जो आए थे वो आए थे 1945 में। ठीक है, अब उसके बाद अमेंडमेंट्स की अगर हम बात करें तो बहुत बार अमेंड हुआ है। फिर उसके बाद 1960 में हुआ, देन 62 में हुआ, 64 में हुआ, देन 72 में हुआ, 82 में हुआ, 86 में हुआ, 95 में हुआ, अभी 2008, 11, 18, 2019 इधर सब में इसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स हुए। तो आपको सारी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है क्या? नहीं, बिल्कुल सारी चीज़ें याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप बस फर्स्ट अमेंडमेंट याद रख लो, स्टार्ट कब हुआ था? 10 अप्रैल 1940 को, और रूल्स कब आए थे? 10 अप्रैल। इसके रूल्स आए थे 1945 में। और इसका मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? रेगुलेट करना। ऑब्जेक्टिव इसका है क्या? रेगुलेट करना। और क्या रेगुलेट करना इसका ऑब्जेक्टिव है हमारा? इंपोर्ट को रेगुलेट करना। ठीक है, देन आपका मैन्युफैक्चरिंग को रेगुलेट करना, देन आपके डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट करना। ठीक है, इंपोर्ट को रेगुलेट करना, मैन्युफैक्चरिंग को रेगुलेट करना, डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट करना, एंड सेल्स को रेगुलेट करना। और ये किस चीज़ की इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल है? अपने ड्रग्स की। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव ये हो गया। समझ गए बात को? आ जाओ और फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला शेड्यूल आता है अपने पास, शेड्यूल ए। शेड्यूल ए क्या है अपने पास? दैट इज एप्लीकेशन। ए फॉर अपना क्या होता है? एप्लीकेशन। तो परफॉर्मा फॉर व्हाट? फॉर द एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन किसके लिए? आपके लाइसेंसेस के लिए। ठीक है, चाहे वो आपका लाइसेंस हो, उसके एप्लीकेशन हो, इशू हो, उसका रिन्यूअल हो, सबके लिए जो एप्लीकेशन का परफॉर्मा आएगा वो शेड्यूल ए में आएगा। हमें तो हमें याद रखना है ए फॉर आपका एप्लीकेशन। सिंपल, ए फॉर आपका क्या आ जाएगा भाई? ए फॉर आपका आ जाएगा एप्लीकेशन। नेक्स्ट अब बात करेंगे, अब हम एप्लीकेशन देंगे तो एप्लीकेशन के बाद ऐसा तो है नहीं कि वो डायरेक्ट काम कर देंगे, बिल्कुल नहीं काम करेंगे। सरकारी एजेंसियां हैं, और सरकारी एजेंसी को क्या चाहिए होती है? सरकारी एजेंसी को चाहिए होती है फीस। सरकारी एजेंसी को हमें क्या चाहिए होती है? सरकारी एजेंसी को चाहिए होती है फीस। तो ए के बाद आता है बी, बी में आ जाता है सारे फीस। और फीस किसके लिए भी? अगर हम कोई भी सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी या किसी भी गवर्नमेंट एनालिस्ट से कोई भी टेस्ट या कुछ भी करवाते हैं तो उसके लिए जो फीस चाहिए होती है वो किस फॉर्म में, किस शेड्यूल में मेंशन है? वो मेंशन है शेड्यूल बी में, कि भाई तुम कौन कौन सी फीस क्या क्या ले सकते हो। ठीक है, ये हमारा इसमें मेंशन है। समझ गए मेरी बात को? नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं फॉर्म सी में। ठीक है, फॉर्म सी क्या बोलता है? फॉर्म सी बोलता है कि लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड अदर प्रोडक्ट्स। क्या, किसके बारे में फॉर्म सी बोल रहा है? फॉर्म सी बोल रहा है लिस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल एंड अदर स्पेशल प्रोडक्ट्स, लाइक आपका इंजेक्टेबल्स हो गया, देन आपका जिसका इंपोर्ट, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जो इंपोर्ट, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किसमें किसमें है। ठीक है, तो अब अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो अभी मैं इसके बाद आपको बताऊंगा अभी कि 2025 में जो क्वेश्चन पूछा था ना इन्होंने, वो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था। वो मतलब मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन थे, और उसमें सारे शेड्यूल्स उन्होंने करीब 5-6 शेड्यूल एक साथ कवर कर दिए थे। तो मैं वो भी अभी आपको बताऊंगा कि क्या क्या पूछा था उसमें। तो लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड अदर स्पेशल इंजेक्टेबल, जिनका क्या हो जाए, जिनका जो इंपोर्ट है, सेल है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैन्युफैक्चरिंग है, वो किसके द्वारा, किसी एक स्पेशल प्रोविजन के द्वारा गवर्न की जाए। C1 की बात करें तो अदर स्पेशल प्रोडक्ट, लाइक जो नॉन पेरेंटल है, जिनका इंपोर्ट, सेल और मैन्युफैक्चरिंग, मतलब पेरेंटल इंजेक्टेबल सी में आ गया, C1 में नॉन पेरेंटल आ गया। डी की बात करें कि ऐसी ड्रग जिनको इंपोर्ट में कोई प्रोविजन नहीं है, दैट इज लिस्ट ऑफ ड्रग दैट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द इंपोर्ट प्रोविजन। नेक्स्ट आता है आपका पास E1। E1 में हमारे पास क्या आ जाता है? E1 में आ जाता है पॉइजनस। पॉइजनस ई का मतलब क्या हो जाता है? ई का मतलब हमें याद रखना है इविल। ई का मतलब आपको क्या याद रखना है? ई का मतलब याद रखना है इविल, और इविल में क्या आ जाता है? पॉइजन। और ये सारे पॉइजन कौन से वाले? आयुर्वेदिक, सिद्धा और
यूनानी सिस्टम के जो पॉइजन है वो सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं शेड्यूल एफ, एफ में क्या होता है कि एफ में रिक्वायरमेंट फॉर द फंक्शनिंग एंड ऑपरेशन ऑफ द ब्लड बैंक एंड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट, मतलब ब्लड बैंक और ब्लड के कंपोनेंट जो प्रिपरेशन है उसके लिए जो रिक्वायरमेंट होगी वो आपकी एफ में आएगी। एफ वन में 3 पार्ट आते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। अब पार्ट 1 में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियल एंड वायरल वैक्सीन जो है वो किस में आएगी, बैक्टीरिया और वायरल की वैक्सीन वो पार्ट 1 में आएगी। ऑल सेरा जो है वो पार्ट 2 में आएगा, और डायग्नोस्टिक एजेंट जो आएंगे वो पार्ट 3 में। पार्ट 1 में क्या आ गया, बैक्टीरियल एंड वायरल वैक्सीन, पार्ट 2 में जो आ गया वो सेरा आ गया, और पार्ट 3 में जो आ गया वो आ गया अपना क्या, डायग्नोस्टिक एजेंट आ गया। समझ गया ये बात को, वैक्सीन पार्ट 1, पार्ट 2 सेरा, पार्ट 3 डायग्नोस्टिक एजेंट। नेक्स्ट F2 की बात करेंगे तो सर्जिकल ड्रेसिंग्स आ गई। सर्जिकल ड्रेसिंग से हम याद रखते हैं कैसे, लाइक हमारा जो ऐसे अगर हम बात करेंगे ड्रेसिंग में हम क्या यूज़ करते हैं, ड्रेसिंग में हम यूज़ करते हैं बैंडेज। तो बैंडेज को अगर आप देखोगे तो बैंडेज में कितने एंड्स होते हैं, 2 एंड्स होते हैं, आप इधर से भी निकाल सकते हो इधर से भी निकाल सकते हो, तो इससे हम F2 से याद रख सकते हो क्या, बैंडेज। F3 की बात करेंगे तो 3 में हमारा अम्बिलिकल टेप्स आ जाता है, और एफ दैट इज डबल फोकस हमें चाहिए होता है किसमें, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के लिए, तो एफ जो है वो स्टैंडर्ड्स फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन आ जाएगा। अब देखो जी जो है वो हमारा क्या होता है, गार्जियन। गार्जियन क्या होता है कि हमारे जो ऐसे मेडिसिन जो मेडिकल सुपरविजन के अंदर ही लिए जा सके उसको हम लोग बोलते हैं गार्जियन। और एच मतलब क्या होता है, हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल का मतलब होता है कि जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं जो हॉस्पिटल में मिलेंगी हमें वो एच के अंदर आएंगी। और जे का मतलब क्या हो जाता है, जे का मतलब हो जाता है हमारी जानलेवा। जानलेवा का क्या मतलब हो गया कि ऐसी बीमारियां जो कभी क्योर नहीं की जा सकती ना, ना उनका प्रिवेंशन है ना क्योर है, वो सारी बीमारियां किस में आएंगी, जानलेवा बीमारियां हैं वो, जब हम क्योर नहीं करेंगे तो क्या जानलेवा है, जानलेवा में हमारा क्या आ जाएंगे, हमारा शेड्यूल जे में आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं शेड्यूल के, दैट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग। एम एम हमारा आ जाएगा जीएमपी में, जीएमपी फैक्ट्री प्रेमाइसेस फॉर प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स जो आएगा वो आपका एम आ जाएगा। और उसमें 2 आता है, एम में भी पार्ट 1 आ जाता है और पार्ट 2 आ जाता है। पार्ट 1 में क्या आ जाएगा आपका, फॉर द प्रीमाइसेस एंड मटेरियल्स के लिए जो है वो पार्ट 1 है, और अगर प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात करोगे तो वो किसमें है, वो पार्ट 2 में है। यहाँ पे पार्ट 1 दोनों में लिख रखा है, बट ये यहाँ पे पार्ट 1 नहीं होगा भाई, ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पार्ट 2 होगा। समझ गए मेरी बात को, चलो नेक्स्ट। अब शेड्यूल M1 जो होता है, सेम रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर होम्योपैथिक जो है वो M1 में आएगा, और कॉस्मेटिक जो है वो M2 में आएगा, ठीक है। होम्योपैथिक देन कॉस्मेटिक। इंपॉर्टेंट कौन सा ज्यादा है, ड्रग इंपॉर्टेंट ज्यादा है, कॉस्मेटिक इंपॉर्टेंट ज्यादा है। लड़कियां बोलेंगी सर कॉस्मेटिक इंपॉर्टेंट ज्यादा है, बट नहीं, इंपॉर्टेंट क्या ज्यादा है, ड्रग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए पहले M1 में क्या आ जाएगा, होम्योपैथिक, देन M2 में आ जाएगा क्या, कॉस्मेटिक। सिंपल सी बात है, ज्यादा परेशान नहीं होना। अब देखो एन का मतलब होता है नीड, नीड मतलब आवश्यकता, क्या क्या जरूरतें हैं हमें। तो अगर हमें कोई भी फार्मेसी को रन करने के लिए जितना मिनिमम इक्विपमेंट चाहिए होता है वो सारी हमारी क्या होती है, नीड होती है। उसके बाद आप जितना सजाओ वो अलग की बात है, बट बेसिक नीड जो होनी चाहिए वो हमारा किस में आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा शेड्यूल एन में। और शेड्यूल ओ की बात करो तो ओ में क्या आता है आपका, लाइक अपने डिटॉल, फिनॉल, क्रिसॉल, ये सारे क्या है हमारे डिसइंफेक्टेंट है। तो शेड्यूल ओ में क्या आ जाएंगे, ये सारे डिसइंफेक्टेंट जो हमारे हैं भाई लोग, ये इसमें आ जाएंगे, ये हमारे आ जाएंगे शेड्यूल ओ के अंदर। अब ओ का भी 2 है, देखो ओ जो है ना ये थोड़ा सा वो है, क्या है कि ये हमारा थोड़ा सा कलर डिस्क्रिमिनेट करता है, ठीक है। अभी जैसे आप देखो ना कि अलग अलग कलर के डिटॉल आप येलो कलर में देख रहे हो, पिंक कलर में देख रहे हो, फ्लेवर्ड देख रहे हो, वो नहीं। यहाँ पे ये भाई साहब थोड़ा सा ब्लैक व्हाइट और अदर कलर के साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं, मतलब यहाँ पे ब्लैक और व्हाइट एक साथ रहेंगे और अदर कलर्स एक साथ रहेंगे। तो पार्ट 1 में उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट को ले रखा, बिकॉज बाकी जो अदर कलर है कि तुम एक साथ खेलो, ये काले और गोरे भाइयों को हमें दे दो। तो पार्ट 1 मतलब आपका प्रोविजन अप्लीकेबल टू ब्लैक एंड व्हाइट फ्लूइड्स, और पार्ट 2 हमारा प्रोविजन अप्लीकेबल टू अदर डिसइंफेक्टेंट। समझ गए बात को। अब पी की अगर हम बात करें तो P1 का, पी का मतलब क्या होता है, पीरियड। पी का मतलब लाइफ पीरियड, तो पी मतलब लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, किसी ड्रग की लाइफ पीरियड आएगी। अब लेकिन अगर पैक साइज की बात करोगे तो वो भी तो पी से आता है, तो पी के बाद एक छोटा सा आ गया P1। P1 मतलब पैक साइज, पी मतलब लाइफ पीरियड, सिंपल सी बात है। क्यू की अगर हम बात करें तो क्यू का मतलब क्या हो गया, लिस्ट ऑफ कोल तार परमिटेड टू बी यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स में कोल से कोल तार जो कलर्ड है वो कलर जो है वो क्यू में हमारे कॉस्मेटिक में आ जाएंगे। आर का मतलब क्या हो गया कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए जो हमारे पास आर है, आर वो हमारा उसमें आ जाएगा, लाइक कॉन्डोम्स एंड अदर मेडिकल कॉन्ट्रासेप्टिव, मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं वो आर में आ जाएंगे। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे एक और छोटा सा आता है इसमें, इसके बाद R1 मेंशन है क्या, नहीं R1 इसमें मेंशन नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर R1 पूछ लेगा आपसे तो R1 स्टैंडर्ड्स किसके लिए है, मेडिकल डिवाइसेस के लिए। स्टैंडर्ड्स किसके लिए है, R1 मेडिकल डिवाइसेस के लिए। समझ गए बात को, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आर जो है वो आपका आ जाएगा क्या, आर आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव, और R1 जो है वो मेडिकल डिवाइसेस। एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है सुंदर। तो कोई सुंदर कैसे बनेगा, सुंदर बनोगे आप कॉस्मेटिक लगा के, वो नेचुरल ब्यूटी वाला ज्ञान नहीं,
सुंदर बनोगे आप कॉस्मेटिक लगा के। तो कॉस्मेटिक लगाएंगे तो एस मतलब सुंदरता, एस मतलब कॉस्मेटिक, सिंपल सी बात है। ठीक है, देखो लड़कियां यार गलत कमेंट मत करना, मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया आप लोग को इस वीडियो में, बट कोई बात नहीं। शेड्यूल टी की अगर हम बात करें तो रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस अंडर द आयुर्वेदिक एंड यूनानी सिस्टम। अभी देखो हमने क्या बात किया था, हमने जीएमपी बात करी थी, शेड्यूल एम में बात करी थी जीएमपी, बट आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी की जो जीएमपी है वो किस में आती है, वो शेड्यूल टी में आती है। ठीक है, नेक्स्ट शेड्यूल यू, यू का मतलब होता है आपके जितने भी एनालिटिकल एंड रॉ मटेरियल के रिकॉर्ड होते हैं वो यू में आते हैं, वो ड्रग के लिए जो है वो यू आ जाएगा, और कॉस्मेटिक का जो हम रिकॉर्ड रखेंगे वो अपना यू वन में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वी की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर पेटेंट, वी मतलब वैल्यूएबल। अब पेटेंट आप किसका कराओगे, किसी फालतू चीज का पेटेंट तो कराओगे नहीं, पेटेंट तो आपको उसी का कराना होगा ना जो आपके लिए वैल्यूएबल हो। तो वी मतलब आपका क्या हो जाएगा, वैल्यूएबल हो जाएगा। डब्ल्यू का मतलब क्या है कि जो जेनरिक नेम्स के अंदर जो ड्रग मार्केटेड होंगी वो जेनरिक मतलब डब्ल्यू में आ जाएगा। एक्स, एक्स का मतलब खतरनाक होता है, एक्स का मतलब क्या होता है आपका, खतरनाक होता है। तो ऐसी ड्रग जिनका इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल जो है वो आपकी स्पेशल प्रोविजन से कवर की जाए, लाइक जो आपकी नार्कोटिक वाली ड्रग्स होती हैं वो सारी किस में आ जाते हैं, शेड्यूल एक्स में, मतलब खतरनाक। और शेड्यूल वाई का मतलब क्या होता है, वाई का मतलब होता है क्लिनिकल ट्रायल। अब देखो वाई एकदम लास्ट में आया है, क्यों, क्योंकि हम क्लिनिकल ट्रायल सबसे लास्ट में करते हैं, तो इसीलिए सबसे लास्ट में आया क्या, क्लिनिकल ट्रायल, जो आपका वाई के अंदर आ गया। समझ गए मेरी बात को। ये तो बात हो गई जो हमने पढ़ लिया। अब हम थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अभी जो 2025 का पेपर था उसमें एनबीएमएस ने क्वेश्चन कैसा पूछा था वो मैं आपको बताता हूँ। एनबीएमएस का पहला क्वेश्चन था, उसमें आपके मैच द फॉलोइंग में 4 शेड्यूल दिए गए थे। पहला था शेड्यूल आपका जी, देन दूसरा शेड्यूल था एच, तीसरा शेड्यूल था F2, और चौथा जो शेड्यूल था वो क्या था, पी। ये उन्होंने दिया था। तो अगर हम बात करें तो शेड्यूल जी, जी का मतलब क्या होता है मेरे को बताओ आप लोग। शेड्यूल जो हमारे ड्रग्स यूज किए जाए, गार्जियन, गार्जियन का मतलब अंडर द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या गार्ड, डॉक्टर की सुपरविजन में ली जाए। दूसरा था अपने पास क्या, शेड्यूल एच, एच का मतलब क्या था, एच का मतलब था हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का मतलब कौन सी ड्रग, प्रेस्क्रिप्शन कहाँ मिलेगा, हॉस्पिटल में मिलेगा। ऐसे रेस्टोरेंट में तो प्रेस्क्रिप्शन बढ़ते नहीं है, कहाँ मिलते हैं, हॉस्पिटल में मिलते हैं। F2 का मैंने बोला था कि F2 जो था सर्जिकल ड्रेसिंग, मैंने बताया था बैंडेज के 2 पोर्शन होते हैं, तो F2 जो हो जाएगा वो आपका किस में चला जाएगा, वो चला जाएगा सर्जिकल ड्रेसिंग्स में। और लास्ट में क्या था, पी, पी आपका क्या था, लाइफ पीरियड था। और अगर यहीं गलती से एनबीएमएस ने इसके नीचे एक छोटा सा, पी के नीचे एक छोटा सा 1 लगा देते तो क्या पहुंच जाता, वो पहुंच जाता आपका पैक साइज पे पहुंच जाता। सिंपल सी बात थी, समझ गए मेरी बात को। तो एक क्वेश्चन तो ये पूछा था एनबीएमएस ने, और आराम से आप ये 4 नंबर आप लेके मेरे एंड से चले गए। दूसरा, लेकिन एनबीएमएस ने कहा नहीं यार आप 4 नंबर क्यों, 10, आप कितने मिनट की वीडियो देख रहे हो, आप 15 मिनट की वीडियो देख के आए हो यार, तो 4 नंबर से थोड़ी ना काम होगा, 4 नंबर और ले लो। तो उन्होंने एक और मैच द फॉलोइंग दे दिया था। दूसरा मैच द फॉलोइंग में क्या पूछा था, पहला शेड्यूल था आपका एफ था, दूसरा शेड्यूल था आपका क्या, F3 था, तीसरा जो शेड्यूल था वो V था, और चौथा जो शेड्यूल था वो Y था। तो FF का मैंने क्या बताया था आपको, FF का मैंने बताया था कि डबल फोकस, और डबल फोकस हमें किस में लगेगा, ऑप्थेल्मिक में लगेगा। सिंपल सी बात थी। F3 में हमने क्या बात करी थी, F3 में हमने बात करी थी अम्बिलिकल टेप्स के बारे में। ठीक है, F2 में मैंने बताया था 2 एंड होते हैं, और F3 में हमने बात कर ली थी अम्बिलिकल टेप के बारे में। और वी का क्या बात किया था, वी का मतलब हमने बात किया था कि जो वैल्यूएबल चीज होती है उसका हम क्या कराते हैं, पेटेंट। फालतू चीज का पेटेंट कोई नहीं कराएगा, और पेटेंट वाले देंगे भी नहीं आपको फालतू चीज का पेटेंट, तो पेटेंट और प्रॉपराइटरी वैल्यूएबल में चली जाएगी। और शेड्यूल वाई हमने बात की कि भाई जब सब कुछ कर लेते हैं तब हम क्या करते हैं, तब हम करते हैं क्लिनिकल ट्रायल, और क्लिनिकल ट्रायल जो है वो हमारा किस में आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा शेड्यूल वाई में। समझ गए आप मेरी बात को। तो ये हमारा क्या था, सिंपल से 2 क्वेश्चन थे जो एनबीएमएस ने पूछे थे, और आप, अगर आपको पता होते तो आप 8 नंबर लेके आते, और अगर आपको नहीं पता होते तो आप 10 नंबर एनबीएमएस को दे के आते। तो इस बार आप क्या करोगे, इसके 8 नंबर आप लेके आना, एनबीएमएस को दे के मत आना। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको 15 मिनट के वीडियो में सब कुछ बता दिया। ठीक है, तो फिर वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी कोई भी इशू होता है, कुछ भी होता है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, मैं अभी सारे मैसेजेस का रिप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी अगर और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।